मैं रेनू मैम। तो आज हम करेंगे ग्रामर का 7 चैप्टर संज्ञा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रीडर के 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। S7 में आपके 1 से लेकर 10 चैप्टर आएंगे रीडर के, तो वो चैप्टर बेटा कंप्लीट हो चुके हैं। आज से हम करेंगे ग्रामर, और ग्रामर में हमारा आज का चैप्टर है 7 चैप्टर संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा है, संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जिस प्रकार से लड़का, घोड़ा, सजीव, गरिमा, दिल्ली, पहाड़, मेज, बुढ़ापा, ईमानदारी, लंबाई आदि। तो संज्ञा क्या है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि का नाम है वो संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा शब्द है वो आपका क्या है? संज्ञा का अर्थ होता है नाम। तो इसके अंदर आपको देखिए कि आपके चैप्टर में शब्द और पद दे रखा है। मैंने आपको पहले भी करवाया था शब्द और पद के बारे में कि शब्द क्या है? वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, अर्थवान इकाई। और पद क्या होता है कि जब वही शब्द है जो वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद कहलाता है। जैसे कि कमल, तालाब, खिलना, ये सभी स्वतंत्र रूप से क्या है? शब्द हैं। लेकिन जब हम इसको वाक्य बनाते हैं, कमल तालाब में खिलता है, तब ये वाक्य बन गया। अब वाक्य में जो ये शब्द है कमल, तालाब और खिलना, ये क्या कहने जाएंगे? पद कहलाएंगे। और इसी के आधार पर आगे देखिए आप कि लड़का दौड़ता है, पदभेद हो गया, छोटा लड़का दौड़ता है। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? इनके पदों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि पद के बारे में पूछना कि वाक्य में, निम्नलिखित वाक्य में लड़का जो शब्द है इसके पदभेद बताइए। कि जैसे ये जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, बहुवचन है, तो इस तरह से इनका भेद किया जाता है। अब है संज्ञा के भेद। संज्ञा है उसके भेद कितने हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु के नाम का बोध हो। कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि किसी विशेष व्यक्ति का, विशेष स्थान का या विशेष वस्तु के नाम होता है, का बोध होता है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि राम, गंगा, हिमालय, मुंबई, गीता आदि। कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए, स्थान विशेष के लिए या फिर वस्तु स्थान विशेष के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपको यहाँ पर महात्मा गांधी, श्री कृष्ण, वृंदावन, रामायण, तो ये सारी चीजें दिखा रखी हैं। तो ये क्या हो गया कि महात्मा गांधी व्यक्ति विशेष हो गए, श्री कृष्ण भगवान के लिए, वृंदावन स्थान विशेष हो गया, रामायण वस्तु विशेष हो गई। अब है, और ये नहीं कि सिर्फ महात्मा गांधी व्यक्ति विशेष, यानी किसी भी व्यक्ति का नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जातिवाचक संज्ञा है जिस संज्ञा पद से किसी वर्ग या जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा कि किसी पूरी जाति का या वर्ग के प्राणियों और वस्तुओं, स्थानों का बोध होता है, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे आदमी है, ये जाति विशेष है, ये जाति के लिए है, इस जाति के सभी, यानी आदमी के अंदर सभी लड़के, जो भी आदमी आते हैं वो सभी आएंगे। शेर है, उसमें सभी शेर, यानी संपूर्ण जाति के लिए, संपूर्ण प्राणियों के लिए ये प्रयोग हुआ है। जैसे गांव हो गया, तो गांव स्थान का बोध करा रहा है। पूरे गांव अगर हमने कहा तो हम किसी एक गांव के लिए नहीं कहकर बल्कि किसके लिए कह रहे हैं? जितने भी गांव हैं सभी के लिए। तो ये क्या हो गया? किसी वर्ग या जाति का बोध कराते हैं। इसके आगे है आपका भाववाचक संज्ञा। कि जिस संज्ञा पद से किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था, व्यापार आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक में क्या होगा बेटा कि किस संज्ञा पद से किसी के भाव के बारे में, उसके गुण का, उसकी दशा का, उसकी अवस्था क्या है, इसका पता चलता है, तो वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे भाव हो गया सत्य, न्याय, ईमानदारी, बचपन अवस्था, बुढ़ापा, ये भी अवस्था है, ऊंचाई, अच्छाई, सुंदरता, योग्यता, बुढ़ापा आदि, ये सभी क्या आती हैं बेटा? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब है आपके ये 3 भेदों के अलावा संज्ञा के 2 और भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। कि जिन संज्ञा शब्दों से, नाम से ही पता है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य का या पदार्थ का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें आ गया आपका लोहा, पीतल, सोना, चांदी, गेहूं, लकड़ी, घी, दूध, ये सभी किसके अंदर आते हैं? द्रव्यवाचक में। समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय का या समूह का बोध कराते हैं उसे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, झुंड, टोली,
कक्षा, गिरोह आदि। यानी किसी पूरे समूह का जब हम उस शब्द का नाम लें तो उसमें पता चले कि उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे। ये बेटा जो द्रव्यवाचक और समुदायवाचक संज्ञा है वो एक तरह से जातिवाचक का ही भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में, कि कई बार ऐसा होता है कि हम व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसका जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अपने गुणों के कारण जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेते हैं, कि उनके गुण के कारण हम उसको जातिवाचक में प्रयोग करते हैं। जैसे जो जयचंदो, यहाँ पर जो जयचंद है वो किसके लिए कहा गया है बेटा? जयचंद कहा गया है यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए नहीं। जयचंद वैसे किसी का नाम है, लेकिन जयचंद किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि जयचंद के जो विशिष्ट गुण है उसके कारण जयचंदो से देश को बचाओ। तो उसके लिए क्या कहा गया है यहाँ पर? जातिवाचक को व्यक्तिवाचक जो है उसको जातिवाचक में प्रयोग किया है। हर घर में विभीषण मिल जाते हैं, यहाँ पर विभीषण है जो व्यक्ति विशेष का नाम है, लेकिन यहाँ पर विभीषण किसी एक के लिए नहीं बल्कि उसके विशिष्ट गुण के कारण विभीषण प्रयोग हुआ है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में प्रयोग किस प्रकार से करते हैं कि जब कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द रूढ़ हो जाते हैं और किसी व्यक्ति विशेष की ओर संकेत करते हैं तब वे व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप ले लेते हैं। जैसे पंडित जी, यहाँ पर जो पंडित है पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग हुआ है। वैसे पंडित देखें तो पंडित किस में आएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा में, लेकिन यहाँ पंडित जी किसके लिए? रूढ़ अर्थ में प्रयोग हो गया। जब जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी भी कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये क्या आ गया आपका? व्यक्तिवाचक। शास्त्री जी ने, तो यहाँ पर शास्त्री हैं वो बहुत सारे होते हैं किसी जाति विशेष का, लेकिन यहाँ पर शास्त्री जी ने लाल बहादुर शास्त्री के लिए ये इसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पर किसी जातिवाचक संज्ञा जब रूढ़ हो जाती है, यानी किसी विशेष उस शब्द में अर्थ में हम उसका प्रयोग करने लग जाते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक में प्रयोग होती है। अब है भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं वो निम्न प्रकार से बनाई जाती है: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। जैसे मित्र से भाववाचक जातिवाचक है, मित्र इससे बना है मित्रता, भक्त से बना भक्ति, सर्वनाम से अपना से अपनापन, अहम से अहंकार, विशेषण से अच्छाई, सुंदर से सुंदरता, मीठा से मिठास, गर्म से गर्मी, ऊंचा से ऊंचाई। क्रिया से भाववाचक जैसे क्रिया जो शब्द है कसना, कसावट, गिरना, गिरावट, मारना, मार, उड़ना, उड़ान, इस तरह से। और है अव्यय से यानी अविकारी शब्दों से निकट से निकटता, समीप से समीपता, ऊपर से ऊपरी। ये सभी क्या है आपके कि हमको इस तरह से हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं हम किन किन से बना सकते हैं? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया और अव्यय से। अब है आपके क्वेश्चन आंसर। तो संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो संज्ञा की परिभाषा बतानी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बेटा संज्ञा के पहले प्रश्न का उत्तर लिखोगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, गरिमा, दिल्ली आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी में उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण आपका हो गया। अगला प्रश्न है आपका, संज्ञा का प्रयोग किस किस रूप में होता है? तो संज्ञा का प्रयोग है वो किस किस रूप में होता है? ये देखिए उत्तर यहाँ पर है आपका कि वाक्य में संज्ञा पद कर्ता, कर्म, पूरक, करण आदि का कार्य करता है। जैसे रवि पढ़ रहा है कर्ता के रूप में, राम विद्यार्थी है पूरक के रूप में, वह दूध पी रहा है कर्म के रूप में, उसने चाकू से सेब काटा करण के रूप में। तो उत्तर आ जाएगा आपका कि जो संज्ञा है वो कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में, पूरक के रूप में और करण के रूप में कार्य करता है। किस किस रूप में प्रयोग, इस रूप में कुछ संज्ञा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, संज्ञा के मुख्य कौन कौन से भेद होते हैं? दो उदाहरण लिखिए। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इसके 2 उदाहरण हैं आपके सामने। व्यक्तिवाचक का राम और गंगा, जातिवाचक का आदमी शेर, भाववाचक का बचपन बुढ़ापा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। तो द्रव्यवाचक और समुदायवाचक आप यहाँ से लिख सकते हो कि द्रव्यवाचक संज्ञा लिख लेना और समुदायवाचक संज्ञा लिख के आपको इनके 2 उदाहरण लिखने हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब आपका निम्नलिखित वाक्यों में आए संज्ञा पदों को रेखांकित कर भेद बताइए। तो इस वाक्य में जो वाक्य दे रखे हैं इनके अंदर संज्ञा शब्द कौन से हैं और उनके भेद बताने हैं। तो पहला है आपका, तो
पहले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सेना की स्थापना की। यहाँ पर नेताजी वो संज्ञा हो गई और व्यक्तिवाचक संज्ञा। मुंबई एक व्यापारिक शहर है, मुंबई क्या हो गई, व्यक्तिवाचक। हीरा बहुमूल्य रत्न है, द्रव्यवाचक। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य भाववाचक। ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा से बनाकर करनी है। यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, हमको इनकी भाववाचक संज्ञा बनानी है। मैं उसके पागल की भाववाचक हो गया, पागलपन को देखकर डर गया। मैं यहाँ तुम्हारी चतुर की भाववाचक हो जाएगी, चतुराई नहीं चलेगी। उसका ठीक बीत रहा है, यहाँ पर बूढ़ा का भाववाचक बुढ़ापा। सेब की लाल का लालिमा देखते ही बनती है, तुम अपना आलसी का बन जाएगा, आलस्य छोड़ो। नेक्स्ट है सही गलत में आपके कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है, तो क्या आएगा इसमें, सही। दूध दही सोना चांदी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, सही। सेना दल टुकड़ी समुदायवाचक संज्ञा है, ये भी सही। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं बनती, गलत है, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनती है। लाल बहादुर शास्त्री व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सही। आगे है भाववाचक संज्ञा बनाइए। जीतना जीत, पढ़ना पढ़ाई, मनुष्य मनुष्यता, कवि कवित्व, शत्रु शत्रुता, गरीब गरीबी, लाल लालिमा, सज्जन सज्जनता। नेक्स्ट है बेटा आपका निम्नलिखित अनुच्छेद में से शब्द छांटकर भेद भी उनके छांटकर भेद लिखने। अब यहाँ पर ये आपको ये लाइन दे रखी है, ठीक है। इसमें से आपको संज्ञा शब्द निकालना है। जैसे पहले में है रवि एक अच्छा लड़का, यहाँ पर रवि संज्ञा है, ठीक है बेटा, और लड़का भी संज्ञा है। तो संज्ञा शब्द तो आप यहाँ लिखोगे और उनके भेद यहाँ लिखोगे। फिर है आगरा शब्द भी आपकी संज्ञा है, ताजमहल, यमुना, सुंदरता, तो ये क्या है आपके संज्ञा है। इनको आप लिखोगे तो यहाँ पर इनके भेद लिखोगे कि रवि क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, लड़का जातिवाचक, आगरा व्यक्तिवाचक, ताजमहल व्यक्तिवाचक, यमुना व्यक्तिवाचक और सुंदरता भाववाचक। तो बेटा ये आप अपने आप करोगे। नेक्स्ट है शब्द जाल से संज्ञाएं छाट, संज्ञा शब्द चुनो। यहाँ पर जो वर्ग पहली दे रखी है इसमें से आपको शब्द निकालने, जैसे एक हो गया आपका कुतुब मीनार, ठीक है, ऐसे ही धन हो गया, बुढ़ापा हो गया। तो इस तरह से ये आपको खुद को करने हैं बेटा। ये प्रश्न उत्तर आप नोटबुक में नोट करेंगे और बाकी एक्सरसाइज सभी आपको बुक में फिल करनी है। थैंक यू। Good morning 8th class. So let's start our today's maths class. In the previous class we start our next chapter, that is chapter number 8, and which is about the linear equation in one variable. Linear equation क्या थी हमारे पास, जिसमें जो भी हमारे पास वेरिएबल था उसकी पावर क्या थी 1, और 1 वेरिएबल है मतलब यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। जैसे जो हम अल्फाबेट से सिंबल से यूज करते थे वेरिएबल्स को, वो क्या है हमारे पास सिर्फ एक ही होगा और उसकी पावर क्या होगी, सिर्फ सिंगल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, x की पावर 2 है और यहाँ पे भी x की पावर 2 है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस साइन, फर्स्ट ऑफ ऑल 9 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 9 से, इक्वल साइन होगा -5 विल मल्टीप्लाई टू x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज 9 विल मल्टीप्लाई टू x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9x स्क्वायर, माइनस साइन है, -9 मल्टीप्लाई 9 इज 81। नेक्स्ट -5 मल्टीप्लाई विद x इज -5 ऑफ x स्क्वायर। नाउ -5 और +5 क्या होगा, -25। अब हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स है उनकी टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। इधर ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, 5 जो है इधर क्या है माइनस में, इधर आप क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 5 ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू -25 एज इट इज, और यहाँ 81 क्या है माइनस, इधर आप क्या होगा प्लस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज 14x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो गया अब हमारे पास, दोनों साइन क्या है डिफरेंट, डिफरेंट में क्या होता है वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन, और साइन किसका आ जाता है हमारे पास, जो बिगर टर्म के आगे होता है, तो 56, ठीक है। बिगर टर्म के आगे साइन क्या है हमारे पास प्लस, तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस 14x स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा अब हमारे पास 56 अपॉन 14, ठीक है। मल्टीप्लाई इधर इधर क्या होगा डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 14 फोर द 56, ठीक है। तो अब देखो x स्क्वायर वैल्यू किसके इक्वल है 4, ठीक है। अब 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। हमें सिंपली x की वैल्यू ही निकालनी है यहाँ पे भी, और फिर जो पार्ट है आपको खुद करना है, उसमें m स्क्वायर बनेगा, तो m स्क्वायर को भी ऐसे ही सोल्व कर लेना, वहाँ पे
एम स्क्वायर की टर्म्स एक साइड, एम की एक साइड, और वहां पे अगर फैक्टराइजेशन वाला रूल बने जो हम 7th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो वो रूल लगे तो वो आप अप्लाई करके उसको सोल्व कर लेना। नाउ नेक्स्ट इज, सो थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट दिस। सो फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे कुछ नहीं है तुम्हारे पास, इसका डिनोमिनेटर 1 होगा। यहाँ देखो, यहाँ माइनस साइन से डिफरेंशिएट है, मतलब ये दो अलग टर्म्स है, ना कि यहाँ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट होती तो हम मल्टीप्लाई कर देते, अब सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये वाली वैल्यू तो क्या होगी, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज हो जाएगी +3, और ये माइनस हम अंदर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -4y और -7। नाउ नेक्स्ट इज 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2y - 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2y - 4y, कितना हो गया -2 ऑफ y प्लस 4 -7 -4 इक्वल हो जाएगा 10 ऑफ y -20। ठीक है, अब क्या होगा, y वाली टर्म्स को एक साइड और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, -2y, 10y इधर प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू -20 इधर एज इट इज रहेगा और +4 हो जाएगा इधर आके। ठीक है, बिकॉज 4 इज माइनस साइन का हमारे पास। ठीक है, तो 2y - 10y कितना होगा, -12y, और किसके इक्वल होगा -16, बिकॉज साइन डिफरेंट है तो वैल्यूज का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, और साइन के आगे बिगर टर्म के आगे जो साइन है, सो अब क्या हो जाएगा y इक्वल टू -16 अपॉन -12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 3 जा एंड 4 4 जा, कितना हो गया 4/3, वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास y की। ठीक है, ऐसे ही आपको नेक्स्ट पार्ट करना। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट वन लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहले इन दोनों का एलसीएम और इधर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का क्या होगा, 7 और 3 में कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ सिंपली क्या आ जाएगा 21। दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाइड टू 3, माइनस साइन बीच में, और 3 7 जा 21 होता है तो 7 से मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास ये पूरी टर्म। ठीक है, और नेक्स्ट में इक्वल के बाद हमारे पास यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय दिस इज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज वैल्यू, माइनस साइन बीच में, उसके बाद 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब सोल्व करते हैं, यहाँ कितना हो गया 3x + 9 -14x और -7 -5 + 35 हो जाएगा अपॉन 21 एज इट इज रहेगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4x, और ये कितना हो जाएगा -22/5। ठीक है, अब क्या करते हैं, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे इसको सोल्व कर लो, 3 -14 कितना हो जाएगा -11x, दिस टर्म विल बी 39 + 9 इज 44। ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 21 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, 4x -22। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -55 ऑफ x प्लस 22 इक्वल होगा 21 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 84 ऑफ x, और -21 और 22 का मल्टीप्लीकेशन 22 और 21। ठीक है, 1 2 जा 1 462। ठीक है, माइनस का 462। अब क्या करेंगे, सेम वही x की टर्म्स को एक साइड, -55 ऑफ x -84 ऑफ x इक्वल होगा -462 एंड -220। ठीक है, इन दोनों का क्या होगा, वैल्यू सेम है तो क्या होगा, एडिशन होगा। एडिशन में क्या आ जाएगा हमारे पास 9 139 ऑफ x और माइनस साइन, बिकॉज ग्रेटर टर्म के आगे क्या है माइनस। नाउ नेक्स्ट में भी क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 8 एंड 6 और माइनस साइन। ठीक है, x क्या आ जाएगा हमारे पास -682 अपॉन में -139 कैंसिल आउट कम्प्लीटली। एंड नाउ 139 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 682 के लिए। ठीक है, तो 139 की टेबल में हम देखते हैं, यहाँ पे 9 की टेबल में 2 7 पे 8 कैंसिल आउट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इनको देख लेते हैं किसी से डिवाइड हो रहे हैं नहीं, वरना एज इट इज वैल्यू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना तो ये 2 से हो रहा है ना 3 से हो रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड 4 से तो होगा नहीं, 5 7 से भी कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं है, तो एज इट इज छोड़ देना इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें सिंपली क्या करना है, देखो वहाँ पे 2 टर्म्स है 2m माइनस ऑफ दिस, तो 3 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना और नीचे वाले टर्म को 2 से, और उसके बाद सिंपली सोल्व करना है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इन द फोर्थ क्वेश्चन यू हैव दैट सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सोल्व करना है इक्वेशंस को एंड देन वेरीफाई योर आंसर। वेरीफाई कैसे करेंगे, जो वैल्यू आई है हमारे पास, जैसे y की यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको हमें इसी इक्वेशन में पुट करना है, और दोनों साइड देखने हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कि इधर दे आर सेटिस्फाई द वैल्यूज और नॉट। ठीक है,
सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करना है, तो वही अगेन सेम मेथड होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कर लेना। सेम वैसे ही है, सिंपली एक्स और वाई की टर्म्स को इधर और उधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले जाना है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई विद 4y और किसके इक्वल होगा 9 मल्टीप्लाई विद 3y प्लस 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये 16y किसके इक्वल हो गया 9 मल्टीप्लाई विद 3 इज 27y प्लस साइन है और 18, ठीक है। दिस वैल्यू विल कम्स दिस साइड -27 बिकॉज हियर वी हैव प्लस साइन एंड 18 एज इट इज रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या आ गया आंसर यहाँ पे -9y इक्वल होगा, हाँ -9y इक्वल होगा हमारे पास 18 के। अब y किसके इक्वल हो जाएगा -18/9 डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या है y की वैल्यू -2, ठीक है। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म ली है लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होगी हमारे पास, जो लेफ्ट में है और वो कौन सी हमारे पास 4y/9, ठीक है। तो 4y/9 यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट करेंगे -2, क्या आंसर आया -8/9, ठीक है। अब राइट हैंड साइड के अगर इक्वल है तो सेटिस्फाई है, अदरवाइज हमने कहीं गलती करी, ठीक है। सो नाउ 3y + 2/4 कितना आ जाएगा 3 × -2 +2 और अपॉन में 4, ठीक है। क्या हो गया अब हमारे पास यहाँ पे और +2। तो स्टूडेंट हियर इज अ मिस्टेक, यहाँ पे माइनस जो है इसका ये 9 नहीं होगा, ये क्या होगा 11, ठीक है। 27 में से 16 माइनस करें क्या होगा वहाँ पे 11 आएगा और माइनस का होगा, तो ये कितना आ जाएगा 18/11 -18/11 है। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू चेंज करेंगे, क्या होगा -18/11 जो कि नीचे लिख देंगे रिप्लेस करके। क्या हो गया अब वैल्यू 9 1 9 9 2 18, आंसर क्या आ गया -8/11, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा अब हमारे पास 3 × -8/11 +2 और अपॉन में 4। अब इस 11 को हम डायरेक्टली नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे एक और साइन डिफरेंशिएट है और यहाँ पे 2 टर्म्स है। अगर 1 टर्म होती तो हम सिंपली इस 11 को क्या कर देते नीचे मल्टीप्लाई कर देते। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो -24/11 +2/4, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वाली टर्म्स का हम क्या करेंगे अलग से मल्टीप्लीकेशन लेंगे, -24 एज इट इज प्लस यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो कितना हो गया 22 और अपॉन में क्या हो जाएगा 4, ठीक है। कितना आंसर आएगा अब हमारे पास, इसका कितना बन जाएगा -2 और अपॉन में अब कर सकते हैं हम क्योंकि सिंगल टर्म बन गई है -2/11 और 4, ठीक है। कितना हो गया 2 × 2 2 × 4 कितना हो गया -1/22, ठीक है। सो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे भी डिफरेंट आ रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा -54 और यहाँ कितना आ जाएगा आंसर 54 से कितना हो जाएगा 32 -32 4 8 जा 4 1 जा, तो कितना आ गया -8/11, ठीक है। तो मतलब जहाँ पे भी दिखे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है डिफरेंस आ रही है, तो मतलब हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक करी थी, उसको आगे फाइंड करना है और उसके बाद सोल्व करना है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल इन 2 टर्म्स को, यहाँ 2 टर्म्स नहीं है तो सिंपली इनको एज इट इज रहने देंगे और इनका एलसीएम लेंगे। 5 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 5 3 जा कितना आ जाएगा 15 ही आ जाएगा एलसीएम, 5 × 3 दैट विल बी इक्वल टू 15। सो एलसीएम 15 है तो मतलब यहाँ पे 15 5 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 विल बी मल्टीप्लाइड टू 4x दैट विल बी इक्वल टू 12x माइनस 15 डिवाइडेड बाय 15 इज 1 एंड -2x हो गया यहाँ पे और 3/10 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे 10x और अपॉन में 15 इज इक्वल टू 3/10, सिंपली क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 ऑफ x इक्वल होगा 45 के, ठीक है। x किसके इक्वल आ जाएगा 45/100 एंड दैट विल बी इक्वल टू 5 9 एंड 5 20, तो कितना आ गया 9/20। अब वेरिफिकेशन करना है तो क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास ये वाली टर्म्स है, तो 4 मल्टीप्लाई विद 9/20 और उसके नीचे क्या है 5, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई 9/20 और उसके अपॉन में क्या है हमारे पास 15, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल टर्म थी तो हम यहाँ पे इस 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो 9/5 मल्टीप्लाई 5 हो गया यहाँ पे और माइनस में क्या है
2 × 2 2 10 जा, तो कितना आ गया -9/150। ठीक है, अब अगेन इन दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम का एम करेंगे तो 150 आएगा इसका एलसीएम। 15 6 होता है 150, तो 9 6 कितना हो गया, 9 6 54 -9। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 9495 और 45/150 एंड दैट विल बी कैंसिल आउट टू 9 एंड 3 0 3 3 का 9 3 10 का, तो 3/10 आंसर आ गया हमारे पास किसका, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, किससे कैंसिल आउट करा है, फर्स्ट ओवर 5 से देन 3 से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट राइट टर्म जो है हमारे पास क्या है, 3/10 ऑलरेडी, उसमें कोई वैल्यू पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ऐसे हमें प्रूव करना है कि यह वेरीफाइड भी हो गया। सो स्टूडेंट, दैट इज अबाउट एक्सरसाइज 8.1। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 8. In previous class we read our first chapter when, where and how. Today we start our remaining chapter. Themes of inequality and gender discrimination were dealt with in the works produced by a woman. कि themes of inequality कि जो असमानता है और जो लिंग भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसके ऊपर काम किया गया औरतों के द्वारा। राजसुंदरी देवीज ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन वॉज पब्लिश्ड इन 1876। और इसी वर्क में एक राजसुंदरी देवी हैं जिनकी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई अमर जीवन, जो 1876 में पब्लिश हुई। द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट शी लर्नड हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट। और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उन्होंने सीखा कि किस प्रकार सीक्रेट को रीड किया जाता है और राइट किया जाता है। राइटर्स लाइक कैलाश भाषिनी देवी, पंडिता रामाबाई, कि इन राइटर्स में कौन कौन थे, कैलाश भाषिनी थी देवी थी, पंडिता रामाबाई थी एंड रोकिया हुसैना पोर्ट्रेट द वर्ल्ड ऑफ वुमेन एंड देयर एक्सपीरियंसेस। और इन्होंने बहुत सारे जो कविताएं भी लिखी विश्व की औरतों के ऊपर और अपने एक्सपीरियंस भी लिखे। सरोजनी नायडू इज नोन एज नाइट एंजल ऑफ इंडिया फॉर हर पोट्री एंड राइटिंग। और जो सरोजनी नायडू थी उनको नाइट एंजल भी कहा जाता था, भारत की कोकिला कहा जाता था उनको, उनकी जो पोइट्री थी, कविताएं थी उनके लिए और उनके लेखों के लिए। Social problems such as caste exploitation, sati and child marriage could be seen in India during the 18th century. Social problems, सामाजिक जो प्रॉब्लम्स थी, परेशानियां थी, जैसे कि जाति भेदभाव, सती और बाल विवाह, तो वो भी देखी जा रही थी भारत के अंदर 18वीं शताब्दी में। रिफॉर्मर्स लाइक B.R. अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले एंड E.V. रामास्वामी नायकर कैंपेन अगेंस्ट मैनी सोशल एविल्स। और जो रिफॉर्मर्स थे जैसे B.R. अम्बेडकर है, ज्योतिराव फूले है और E.V. रामास्वामी नायकर है, उन्होंने इन सोशल एविल्स के, सामाजिक जो बुराइयां थी उनके विरुद्ध बहुत सारे अभियान चलाए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन एंड देवेंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो रोट एक्सटेंसिवली ऑन द नीड फॉर सोशल रिफॉर्म। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने भी लिखा कि जो सोशल समाज सुधार के लिए द 2.5 centuries that India spent under the British make a complex and fascinating period in the history of India। कि 2 से 2.5 सेंचुरी इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर में रहने के बाद, मतलब कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड फैसिनेटिंग पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बहुत ही कॉम्प्लेक्स मतलब कि मुसीबतों से भरा था और बहुत ही चुनौतियों से भरा पीरियड था। Thus there is need for this period to be studied from various angles and various view of point। इसलिए हमें ज़रूरत है इन कालों के बारे में पढ़ने की, विभिन्न एंगल से, विभिन्न कोणों से और विभिन्न तरीकों से इन पॉइंट्स को देखने की कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत के ऊपर राज्य किया, कौन कौन सी कठिनाइयाँ हमारे सामने आई, किन किन रिफॉर्मर्स ने, किन किन नेशनलिस्ट जो इंडिया के थे, उन्होंने कैसे कैसे भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की।
Okay, students, so we complete our first chapter of history in reading, and now we do the exercise of this chapter. We do the short question answer of our chapter number first, history, when, where and how. Our first question is, who succeeded in establishing monopoly over trade with India? कि भारत के ऊपर अधिकार जमाने में, अपना मोनोपोली जमाने में व्यापार के अंदर कौन सक्सीड हुआ? इंग्लिश सक्सीडेड इन एस्टैब्लिशिंग मोनोपोली ओवर ट्रेड विद इंडिया। बेटा इंग्लिश जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो सक्षम हुई भारत के अंदर अपना व्यापार स्थापित करने में। जो फ्रेंच और जो डच कंपनियां थी वो हार गई थी, इनके बीच में जो लड़ाई हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द ब्रिटिश राज? ब्रिटिश राज क्या था? द टेरिटरीज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश वर कॉल्ड द ब्रिटिश राज। जिन क्षेत्रों पे, जिन राज्यों पे ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट राज होता था, सीधे तौर पे राज होता था, उनको ब्रिटिश राज बोलते थे। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द इंडियन नेशनलिस्ट स्ट्रेस अपॉन? कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने मतलब कि कौन कौन से मुद्दे या कौन कौन सी जो बातें थी वो बताई, कौन कौन से मुद्दे उठाए? द इंडियन नेशनलिस्ट स्ट्रेस्ड अपॉन द आइडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने कौन कौन सी बातें उठाई? डेमोक्रेसी के विचार, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। ठीक है। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया? कि भारत के नेशनल आर्चिव्स कौन कौन से हैं? द प्राइवेट पेपर्स ऑफ गवर्नर जनरल, प्रोसीडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ नेशनल लीडर्स, डायरीज, जर्नल्स एंड ऑफिशियल रिपोर्ट्स आर द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे प्रेस की क्या इंपॉर्टेंस थी? प्रेस प्लेइंग ए पिवोटल रोल इन नेशनल मूवमेंट। कि नेशनल मूवमेंट्स, जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, उनके अंदर प्रेस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स अस इन रिकंस्ट्रक्टिंग द इवेंट ऑफ द पीरियड। कि इस टाइम के जो इवेंट्स थे उनको हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते थे, फिर से बना सकते थे, मतलब अपनी उनको रख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू वॉज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आपको ये पूरा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम सम नॉवेल्स एंड स्टोरीज रिटन इन द वर्नाकुलर दैट वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। कि कुछ नॉवेल्स और कुछ कहानियां बताइए जो इस टाइम में देसी भाषा में, मतलब जो उस टाइम में प्रचलित भाषा थी किसी स्थान की, उसमें लिखी गई थी। तो आनंदमठ जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी, नील दर्पण जो दीनबंधु मित्रा ने लिखी थी। ठीक है बेटा। तो ये दो नॉवेल्स हैं या स्टोरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑल रोट ऑन द नीड फॉर सोशल रिफॉर्म्स? कि सोशल जो रिफॉर्म्स है, समाज सुधार के ऊपर किसने लिखा? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन एंड देवेंद्रनाथ टैगोर ऑल रोट ऑन द नीड फॉर सोशल रिफॉर्म्स। कि किन किन ने लिखा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन रॉय ने, केशव चंद्र सेन ने और देवेंद्रनाथ टैगोर ने लिखा समाज सुधार की जरूरत के ऊपर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया होल्ड? कि भारत का जो नेशनल म्यूजियम है उसने क्या क्या है? 2 लाख वर्क्स ऑफ आर्ट स्पेनिंग द 5000 ईयर्स ऑफ द नेशंस हिस्ट्री। कि 2 लाख जो काम है, जो बुक्स हैं या आर्ट्स हैं, वो वहाँ पे रखी हुई हैं। 5000 साल का एक पूरा चक्र पूरा करती हैं, जो 5000 साल की जो हिस्ट्री है इंडिया की, उसको रखे हुए है, उसको संजोए हुए है। कॉइन्स, पेंटिंग्स, स्टैचूज, फोलियोज आर अरेंज्ड इन क्रॉनिकल ऑर्डर। और सिक्के हैं पुराने टाइम के, पेंटिंग्स हैं, स्टैचूज हैं, फोलियोज हैं, जो अरेंज किए गए हैं काल के, मतलब कि जो जो टाइम पीरियड जैसे जैसे चला आ रहा है उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये रखे गए हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ शिफ्ट in the Indian educational system
डिड द ब्रिटिश रूल ब्रिंग, कि भारत की जो शिक्षा थी, एजुकेशनल जो सिस्टम था, उसके अंदर ब्रिटिश रूल ने क्या क्या चेंजेस लाए, कि ब्रिटिश रूल के द्वारा भारतीय शिक्षा पद्धति के अंदर कौन कौन से बदलाव लाए गए। तो आंसर इज द ट्रेडिशन सिस्टम बिगेन टू बी रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश एजुकेशन, कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, पारंपरिक जो सिस्टम था इंडिया की एजुकेशन का, उसको चेंज कर दिया गया इंग्लिश एजुकेशन से, जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसके द्वारा। द इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट, और जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसको भी महत्वपूर्ण बना दिया गया। तो क्या क्या चेंजेस हुए, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसकी जगह इंग्लिश एजुकेशन आ गई, ये आपको दिख नहीं रहा है, इंग्लिश एजुकेशन है ये। और द इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट, और जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसको भी महत्वपूर्ण बना दिया। I hope students you understand the chapter and the short question answer of this chapter very well. Write down these questions in your notebook. We do the long question answer in next class. Thank you. Have a nice day. Good morning dear student of class 8. This is Vinita ma'am. Student, as you know that in our previous video I have told you about the chapter 18, that is the pollution of air and water, and in our previous video we have discussed about the acid rain, its harmful effect. Now in this video we are going to study firstly a case study that is on the Taj Mahal, and after that we will do our short question. So let's start. Student, in our previous video we have already discussed about the acid rain and its harmful effect of acid rain, that on what topic and on what think it shows its harmful effect. Now we are going to study a case study that is on the base of Taj Mahal. Student, Taj Mahal, it is a historical monument, and it comes under the 7 wonders of the world. You know, आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, and most of us have visited it also, and it has its own beauty. बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, but due to the acid rain it is going to corroded. So let's see what is the matter. The Taj Mahal is among of the 7 wonders of the world. It is the most famous tourist attraction of India. Student, आपको पता है ताज महल ये जो है आपका 7 wonders में माना जाता है, वर्ल्ड के 7 वंडर्स, 7 अजूबों में से एक है, एंड इट इज़ अ वेरी फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध है, बिकॉज ये टूरिस्ट का अट्रैक्शन बनता है। टूरिस्ट का अट्रैक्शन मीन्स लोग फॉरेन से इसे देखने आते हैं, बट दिस फेमस मॉन्यूमेंट इज़ गेटिंग डिसकलर्ड बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये आपका जो फेमस मॉन्यूमेंट है स्टूडेंट, ये इसका कलर जो है इट इज़ गोइंग टू बी डिग्रेड, ये इसका जो कलर है ये ख़राब होता जा रहा है, ये वाइट मार्बल से इसका कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है ड्यू टू द एयर पोल्यूशन, क्योंकि आपका जो एयर पोल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में। ड्यू टू दैट द मार्बल ऑफ दिस ताज महल इज़ गोइंग टू बी डिसकलर्ड। आगरा इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में आने वाला जो ये आगरा सिटी है, ये जो है स्टूडेंट एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन माना जाता है। इंडस्ट्रीज लाइक रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल इंडस्ट्रीज एंड मथुरा ऑयल रिफाइनरी प्रोड्यूस पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है जितनी भी इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, ऐसी ऑटोमोबाइल्स हैं आपकी, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, ऑल एंड मथुरा ऑयल रिफाइनरिंग प्रोडक्ट्स, ये क्या करती हैं वहाँ पर जितना भी इनमें से प्रोडक्ट रिलीज़ होता है, प्रोडक्ट बनता है, उसमें से जो वेस्ट रिलीज़ होता है उस वेस्ट में स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। एंड यू नो द दीज टू आर द very harmful chemical that can pollute, that can degrade, that can defect, that can harm to any of the thing
आपको पता है when the sulfur dioxide get mixed with the rain it forms sulfuric acid, when nitrogen dioxide get mixed with the rain it form nitric acid। ये जितने भी हैं ये दोनों ऑक्साइड्स जाकर जब फॉर्म रेन के साथ कनेक्ट होते हैं स्टूडेंट, दे फॉर्म द सल्फर एसिड्स, ये एसिड बनाते हैं। एंड ड्यू टू दैट एसिड रेन, ये हमारा जो इतना ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, दैट इज़ द अट्रैक्शन ऑफ द टूरिस्ट, this monument is going to be degraded due to only and only of the human activities, due to the increasing air pollution। जो आपका increasing air pollution है ये human के थ्रू जितनी भी activities होती हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से ये हमारा इतना आप कह सकते हो बहुत ही beautiful monument है, this is going to be degraded। These oxides react with water vapors to form हार्मफुल एसिड सच एज सल्फरस एसिड एंड न्यूट्रिक एसिड। स्टूडेंट क्या होता है कि जब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये एसिड्स हैं जो हमारे वेपर्स के साथ, वाटर वेपर्स के साथ जब मिक्स होते हैं, वेदर रेन हो रही हो या ना हो रही हो, बिकॉज हमारे इन्वायरमेंट में भी कुछ वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं उसके साथ जाकर मिक्स होते हैं एंड रिएक्ट करने के बाद दे फॉर्म द सल्फरस acid, nitric acid। These acid mix with the rain and fall down as acid rain। जब ये एसिड्स हमारे जो एनवायरनमेंट में बन जाते हैं, रेन होती है उसके साथ मिक्स होते हैं एंड इट फॉल डाउन, जब वो नीचे गिरते हैं तो ये क्या बनाते हैं स्टूडेंट, एसिड रेन। दिस एसिड रेन करोड्स द मार्बल ऑफ द मोन्यूमेंट्स। तो ये एसिड रेन क्या करता है, जितने भी हमारे मोन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आयरन पिलर हो या फिर आपका ताजमहल हो या रेड फोर्ट हो, कुछ भी हो, एनी ऑफ द मोन्यूमेंट्स, ये सारे मोन्यूमेंट्स की जो मार्बल हैं, उनके जो स्टोन्स वगैरह उनमें लगे हुए हैं, उन सबको जाकर के हार्म पहुंचाता है, उनको कोरोड करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। दिस रेन इज़ टर्निंग द कलर ऑफ द वाइट मार्बल ऑफ द ताजमहल टू येलो। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ड्यू टू दिस ओनली एंड ओनली ड्यू टू दिस रेन, acid rain, the white color marble of the Taj Mahal is going to converted into the yellow color। because student क्या होता है, when these acid get react with the white marble it convert the white into yellowish। आपने इतना छोटा सा एक एग्जांपल आप ले सकते हो, मोस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं, देखिए हमारे जो टीथ होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, वो येलो क्यों कन्वर्ट होते जाते हैं, ड्यू टू द हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हैं उस वजह से भी, एंड हम लोग कुछ ऐसा मटेरियल खाते हैं जो जाकर के हमारे टीथ में स्टिक हो जाता है। तो उसी तरीके से ये भी क्या करता है, एसिड रेन जाकर के जब मार्बल के ऊपर गिरता है इट कन्वर्ट द वाइट कलर मार्बल इनटू येलो। तो इस वजह से ये जो है उसकी जो ब्यूटी है स्टूडेंट उसको लॉस हो रही है, मतलब उसका जो फेमस मोन्यूमेंट जो है वो अपना ब्यूटी को खोता जा रहा है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ऑर्डर्ड इंडस्ट्रीज टू यूज़ क्लीनर फ्यूल्स। इसीलिए क्या हुआ है, जो हमारा एससी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसने ऑर्डर किया है जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लगाई जाएंगी या लगी हुई हैं, दे विल यूज़ ओनली द क्लीनर फ्यूल। तो वो किस टाइप का फ्यूल यूज़ करेंगे, LPG, CNG। ये जो LPG है दैट इज़ अ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज़ यूज्ड इन योर डोमेस्टिक फॉर द कुकिंग गैस जो है हमारी, दैट इज़ द LPG गैस। एंड CNG दिस इज़ द compressed natural gas, it is used in the vehicles। आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में, मोस्ट ऑफ द मुंबई वगैरह में भी मतलब ऐसे CNG के या फिर LPGs भी यूज़ करते हैं कुछ लोग, बट मोस्टली CNGs की जो गाड़ियां हैं वो चलने लगी हैं। टू सेव द ताजमहल आई नो दैट कि दिल्ली में ताजमहल नहीं है, बट आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। सो नाउ दिस आर द प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। ना एयर पोल्यूशन को किस तरीके से बचा सकते हैं, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग सिंपल मेजर्स। ये बहुत ही सिंपल मेजर्स दिए हुए हैं स्टूडेंट, जिसको फॉलो करके वी कैन प्रिवेंट अवर इन्वायरमेंट थ्रू द एयर पोल्यूशन। तो फर्स्ट वन इज स्विच टू क्लीनर फ्यूल लाइक CNG एंड अनलीडेड पेट्रोल। तो क्या करना है स्टूडेंट, हमें CNG गैस का यूज़ करके हम और अनलीडेड पेट्रोल, कुछ जो पेट्रोल होता है उसमें स्टूडेंट लेड कंटेन करता है, तो जब लेड बर्न होता है तो वो कार्बन रिलीज़ करता है, मोनोऑक्साइड्स एंड ऑल अदर सल्फर वगैरह। तो ये क्या करना है, हमें क्लीनर फ्यूल का यूज़ करना है, दैट इज़ द CNG या फिर अनलीडेड पेट्रोल। नेक्स्ट हमें क्या करना है स्टूडेंट, जनरेट अवेयरनेस अमंग लोकल अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड सजेस्ट देम वेज टू कंट्रोल इट। तो हमें क्या करना है, लोगों को इस चीज़ के बारे में जागरूक करने हैं कि हाउ दे कैन
प्रिवेंट फ्रॉम द एयर पोल्यूशन, कि वो एयर पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट से किस तरीके से बच सकते हैं, उनको कुछ वेज तरीके उपाय बताने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन प्लांट अ ट्री, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये पिक्चर दी हुई है। समवन इज प्लांटिंग ट्रीज विद टू हेल्प टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए ये पर्सन क्या कर रहा है, एक प्लांट को ग्रो कर रहा है। स्विच टू अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज सच एज हाइड्रो पावर, सोलार एनर्जी एंड विंड एनर्जी। हमें क्या करना है, अल्टरनेटिव एनर्जीज का, जैसे कि आपको पता है हाइड्रो पावर, सोलार, थर्मल, इन सबको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉस्टली प्रोडक्शन होता है, एंड सेकेंडली हमें क्या, ये चीज़ें जो हैं बहुत ही साइड इफ़ेक्ट देती हैं, मीन्स एयर को पोल्यूट करती हैं। सो ये भी एक मेन रीज़न है हमारे एयर पोल्यूशन का। तो हमें ऑल्टरनेट्स का यूज़ करना है, लाइक हम क्या कर सकते हैं, सोलार पैनल्स का यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए थर्मल पावर प्लांट लगाए जाते हैं, तो उसके लिए हम सोलार एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। ओके, विंड एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, कुछ हाइड्रो पावर जो वाटर से चलने वाले होते हैं प्लांट्स, उनका यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ प्लांट ट्रीज। हमें ये स्टूडेंट मेन है, ये तो एनी वन ऑफ फ्रॉम अमंग अस, एनी वन ऑफ द अस कैन डू इट। तो हम कोई भी, हमें से एक पर्सन, अगर हम एक एक प्लांट भी लगाते हैं, तो स्टूडेंट आप सोच सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की भी मैं ओनली बात करूँ तो कितनी पॉपुलेशन है, तो सो कितने सारे ट्रीज हो जाएंगे ना। जस्ट वी हैव नॉट ओनली प्लांट अ ट्री, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट ऑल्सो टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। सो स्टूडेंट, लेट्स डू अवर टुडेज कंटेंट ऑफ राइटिंग वर्क. Student, this is your today's content of writing work. You have to do short question answer in your fair notebook. This is the first question. In this you have to write pollution and pollutants definition. This is the second question, how can the air pollution be controlled. Okay, the next one is what is potable water. So you have to do all these question in your fair notebook. Once again have a look. Second question, this is a third question. So student, that's all for today. Goodbye. Students, welcome to our YouTube channel. This is for class 8. Students, as you all know, we started with the active and passive voice, and we completed with the rules and regulations according to the tenses. And now today's our topic is rules for conversion of imperative sentences. आपको क्या करना है इसमें, मैंने आपको पता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जो हम कमांड देते हैं किसी को, वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इन द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यू रेड अबाउट इट। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपको पता, हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ा था कि जो कमांड्स होती है हमारे, कमांड्स है या ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, उन सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब उन वर्ड्स को, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, अब मैं आपको वो बताऊंगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस में क्या होता है। एक्टिव वॉइस में होता है कि जो वर्ड्स होते हैं उसके अंदर कुछ वो बिगिन होते हैं एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और पैसिव वॉइस में जब हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट, जो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो, प्लस बी प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। या और हमारे पास एक और रूल है, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस शुड और मस्ट बी, इन दोनों ही मॉडल का यूज करेंगे इसमें हम, प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम रहेगी, बी वर्ड सेम रहेगा। आपको बस लेट की प्लेस पे ऑब्जेक्ट लिखकर और शुड और मस्ट का यूज करना है। Now according to this I will give you an example. अब बाई एग्जाम्पल है मेरे पास, प्लीज हेल्प मी कैरी दिस लगेज।
कैरी दिस लगेज। ये अब हमारे पास रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए, आई मे प्लीज be helped with carrying this luggage, carrying this luggage। सो हेल्प मी की प्लेस पे हमने, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, देखिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमने मी को किस में चेंज कर दिया, आई में, ठीक है। तो इसके साथ प्लीज बी आपने वही सेम रखा हुआ है, हेल्प्ड विद कैरिंग दिस लगेज, कैरिंग दिस लगेज। सो ये हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर आप इसमें लेट वर्ड यूज करते हैं, अगर हमारा कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है, LET लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम लेट ही रहने देंगे, उसके साथ हम इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको इसमें, लेट देम वॉच, लेट देम वॉच द मैच। इसमें अब हमने सेंटेंस लेट से स्टार्ट किया है, तो हम लेट को सेम ऐसे ही रहने देंगे, लेट द मैच बी वॉच्ड बाय देम। अब इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया, इसमें बस लेट का लेट ही रखेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। ऑब्जेक्ट प्लस यूज ऑफ बी यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, और बाय देम जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल आपको डेली एक ही रूल समझाऊंगी, इसके अकॉर्डिंग आप इजीली समझ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि जो हमें इस सेंटेंसेस को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, इस बेसिस पे हमारे पास एक बुक एक्सरसाइज है। नाउ लेट्स स्टार्ट द बुक एक्सरसाइज। नाउ ऑन पेज नंबर 108 रूल्स एंड रेगुलेशंस के नीचे ही आपको इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रीराइट दी सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। आपको उन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और सेंटेंसेस, फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे। तो इसमें आपको क्या है, ये हमारे पास रिक्वेस्ट है, ठीक है, काइंडली वर्ड यूज आ गया ना, इसमें काइंडली वर्ड यूज हो गया। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, मी है हमारे पास, क्या लिखेंगे, आई मे काइंडली ग्रांटेड काइंडली के बाद हम वर्ड यूज करेंगे बी, जो हमारे रूल्स में था, आई मे काइंडली बी ग्रांटेड लीव फॉर टुडे। सो स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसे चेंज करेंगे। नाउ सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास, प्लीज लेंड मी अ शर्ट। तो इसमें करेंगे, आई मे प्लीज बी lended a shirt। ये आपका चेंज हो गया पैसिव वॉइस में। नाउ थर्ड सेंटेंस है हमारा,
पुट डाउन द वॉल्यूम ऑफ द टेलीविजन। अब इसको हम डायरेक्टली चेंज कर देंगे, इसमें तो कोई एडवाइस या कुछ, इसमें एडवाइस है हमारे पास, ठीक है, इसमें एडवाइस है, तो हम इसको सेम ऐसे कैसे चेंज कर देंगे, इसमें आ जाएगा आपका द वॉल्यूम should be put it down, should be put it down, put it down of the television। आप बुक में देखेंगे तब इसके अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग आपके पास रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, इन सब के लिए अकॉर्डिंगली अलग अलग आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको रीड करिए एंड यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग तो आप बुक में देखकर कर सकते हैं। नाउ फोर्थ सेंटेंस इज अवॉइड ईटिंग ग्रेजी फूड। तो इसमें आपको कमांड गिवन है और कमांड गिवन है अवॉइड ईटिंग ग्रेसी फूड। अब तो इसमें क्या लिखेंगे आप, लेट जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा क्या है, इसमें कमांड है, ऑर्डर है या कुछ भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई राइट इट डाउन 3 sentences, 3 examples done for you. Now remaining sentences, 4-5 sentences are remaining. You have to do it on your own for your practice base. Thank you students. I hope you understand this topic. Good morning student, welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School Rajpura. Student for class 8, we have already completed up to chapter 7 and we have done the revision part also. Now we have started chapter number 8, that is my brother. I have just told you the story of my brother, that the Sher Singh and his younger brother, he was just suffering from stomach pain and it was intolerable, and the last option was to just go to the hospital, and the hospital was 50 miles long away from the village. So in this story it has been told how he had just take his younger brother on his back and how he just suffered the cross the 50 miles about that. So let us continue. So student, let us start now. We have done the MCQs and today we will do the true false statement, and this statement is according to the statement of the chapter के according to है, ये हमें true false बताना है इसका। पहला देखिए, शेर सिंह had 2 brother and 1 sisters। तो ये सिस्टर, ये इसका स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि शेर सिंह के सिर्फ एक ही भाई था, ना कि कोई सिस्टर। नंबर 2, शेर सिंह carried his brother to the hospital on his back। ये भी इसका स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि वो अपने गांव से लेकर के हॉस्पिटल तक उसको अपने बैक पर उठाकर लेके गया था। रास्ते में उसने ब्रिज क्रॉस किया और एक बुलक कार्ट और ट्रक में लास्ट ऑप्शन में उसको मिला था जो है डिस्टेंस कवर करने के लिए, बट मोस्ट ऑफ देम ही जस्ट took his brother on his back। Number 3, शेर सिंह's father was not at home and at the time of the incident। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। जब उसके भाई के साथ जो प्रॉब्लम हुई थी तो उस वक्त उसके फादर उसके घर पे अपने घर पर नहीं थे। नंबर 4, शेर सिंह went to Ladwani to call his father। अब ये भी जो है स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि उसकी मदर ने कहा अगर तुम अभी बुलाने भी जाओगे तो जो है काफ़ी टाइम लग जाएगा, कल शाम तक वो मिल पाएंगे या ना मिले या ना भी मिले, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 5, द वाइल्ड एलिफेंट चेस्ड फॉर शेर सिंह। वाइल्ड एलिफेंट ने जो है डरा दिया शेर सिंह को, तो ये जो है इसका जो है ही वॉज लिटिल बिट चेस्ड।
तो ये ट्रू स्टेटमेंट्स है। नंबर 6 देखिए, द ब्रिज ऑन द सेकेंड रिवर वॉज वॉश्ड अवे इन द सडन फ्लड। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि सडन फ्लड आई जरूर थी, लेकिन जो सेकेंड रिवर पे जो वो ब्रिज था, इट वॉज स्टिल रिमेनिंग देयर and the water was just floating over the bridge, so it just helped him to cross the river. Number 7, Sher Singh reached the hospital in a bullock cart. पहले उसे बुलेट कार्ड मिली थी, उसके बाद उसे मिला था ट्रक। तो जो है इसका जो स्टेटमेंट ये भी फॉल्स है। अब ये तो हो गया आपका ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। अब देखिए, who said to whom follow who said the following and to whom। ये जो स्टेटमेंट्स आपकी 7 स्टेटमेंट्स दी हुई है, ये जो है स्टेटमेंट्स किसने, said to किसको कही गई है और said by किसने कही है। तो देखते हैं। फर्स्ट, he must be carried to the hospital at काली घाट। अब ये स्टेटमेंट जो है मदर said to शेर सिंह, मदर ने कहा है शेर सिंह से। नंबर 2 देखिए, आई विल रन फॉर माई फादर। ये है शेर सिंह ने वर्ड्स कहे हैं सेड टू हिज मदर कि मैं अपने पापा को बुलाने जाता हूँ। नंबर 3 देखिए, इट मे बी डेज बिफोर यू फाइंड हिम, कि तुम्हें शायद दिन लग जाएंगे उन्हें ढूंढने में। तो ये जो है सेड बाय मदर टू हर टू शेर सिंह। नंबर 4 देखिए, वेयर हैव यू कम फ्रॉम बॉय, लड़के तुम कहाँ से आए हो। तो समवन सेड टू शेर सिंह। नंबर 5, अक्रॉस द रिवर इन फ्लड, ये सेड शेर सिंह को कहा गया है सेड टू शेर सिंह एंड बाय द अनदर पर्सन। अनदर पर्सन है क्या, अक्रॉस द रिवर इन फ्लड, यानी कि जो है बाढ़ में भी अक्रॉस करके आ गए तुम रिवर को। तो ये अनदर पर्सन ने कहा शेर सिंह को। नंबर 6 देखिए, यस आई हैड टू। नाउ दिस इज सेड टू शेर सिंह एंड सेड बाय डॉक्टर, कम एंड सी। नाउ दिस स्टेटमेंट हैज बीन सेड बाय द डॉक्टर एंड सेड टू शेर सिंह, डॉक्टर टू शेर सिंह। सो स्टूडेंट, ये आपका स्टेटमेंट है ट्रू फॉल्स का। अब नेक्स्ट देखिए, यह है चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पे ऑप्शन 2 वर्ड्स आपको दिए गए हैं, इनमें से अकॉर्डिंग टू द चैप्टर आपको एक वर्ड इस पे चूज करना है और उस पे आपको टिक करना है। तो देखिए फर्स्ट का देखते हैं, हिज लिटिल ब्रदर ले इन द हट विद अ क्यूट। तो ये पेन है, ये पेन नहीं है, पेन इसमें आएगा। तो ये ऑप्शन आपका पेन है। इन हिज स्टमक, उसके पेट में दर्द था। द, ये है स्टीमिंग, रैग्स डिड नॉट हेल्प। यहाँ ये स्ट्रीमिंग है, ये स्टीमिंग है, यानी कि गर्म पानी के सेक से भी उस कपड़े ने भी उसको राहत नहीं दी। नंबर 3 देखिए, शेर सिंह वॉक्ड अलोन carrying and carrying his brother on his back। तो carrying यहाँ पे जो है carrying इसका राइट ऑप्शन है। the trunk and truck came round towards the boy। तो यहाँ पे trunk इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 5 देखिए, the water was cold and deep। तो यहाँ पे इसका deep है करेक्ट ऑप्शन। it was a flimsy filmy thing made of bamboo, poles, stone, thick grass and river crab। तो यहाँ पे है ये है flimsy, तो यानी कि वो जो बम्बू से बना हुआ था, तो लचीला से कहेंगे, लचीला जो है वो ब्रिज था। नंबर 7 देखिए, शेर सिंह gathered grass and planted to it into a row। यहाँ पे प्लेटेड आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। उसने घास वगैरह ली और उसे एक रोप की शेप में बनाया। तो ये आपका जो है इसका करेक्ट ऑप्शन भी, करेक्ट वर्ड आपको करके कंप्लीट करना था ये। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे कर दिया है। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही,
और कल हम जो है बाकी का इसका करेंगे एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर। सो स्टूडेंट एज यूजुअल जैसे मैं आपको पहले भी बताते आई हूँ कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद जो है आपको बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। Hello student, in today's GK class of class 8th, I Priyanka ma'am discuss with you chapter number 2 and some current affairs. So let's start our topic and current affairs. In previous video I discussed with you chapter number 1. Our chapter number 2 name is flightless bird. Student, birds की कैटेगरी में कौन से एनिमल्स आते हैं जो फ्लाइंग करते हैं, मीन्स उड़ते हैं। बट हेयर सम बर्ड्स दैट आर फ्लाइटलेस बर्ड, मीन्स जो फ्लाइट उड़ नहीं सकते। फ्लाइट का मतलब होता है उड़ना, फ्लाइटलेस होते हैं। ओके, बट वो बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो स्टूडेंट आपको ये नेम अच्छे से लर्न करने हैं फॉर योर एग्जाम। आवर फर्स्ट वन इज इट इज़ द लार्जेस्ट बर्ड, इट लिव्स इन द ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें जो घास के मैदान है उसमें पाया जाता है, और ये सबसे लार्जेस्ट बर्ड है और सबसे तेज़ दौड़ता है, और इसका एग भी सबसे लार्जेस्ट होता है। ओके, और एक इसके जो एग है उसमें बताया गया है कि इसका जो एग होता है वो इतना हार्ड होता है कि एक बच्चा भी उसके ऊपर खड़ा हो सकता है। इट हैज़ ओनली 2 टोज, और इसके 2 टोज होते हैं। तो स्टूडेंट इस जो क्वेश्चन है इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। लार्जेस्ट बर्ड कौन सा है लैंड पे, लार्जेस्ट एग किस बर्ड का है, और जो 2 टॉयज वाले बर्ड का नाम बताइए, और जो फ्लाइटलेस बर्ड भी है। तो आंसर इज ऑस्ट्रिच। ओके, नेक्स्ट वन इज द बर्ड is also large and it is found in South Africa. It can be run very fast, spreading its wings. Wings का मतलब होता है पंख, out like a sail. The male of this species incubates the egg and look after the babies. It has 3 toes which help to run faster than अदर बर्ड्स। तो ये जो मतलब बर्ड्स हैं वो किस कैटेगरी में आता है, जो फास्टेस्ट रनिंग बर्ड्स होते हैं उनकी कैटेगरी में आता है। और इसमें जो मेल होता है वो जो एग्स होते हैं उनको इंक्यूब मीन्स उनको एक तरह से सेना, और उनको बेबीज़ प्रोड्यूस होते हैं उसमें से उनकी केयर करना। तो ये मेल जो होता है इसका वो करते हैं, और इसमें 3 टोज होते हैं, इनके हेल्प से बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं। आंसर इज EMU। नेक्स्ट वन इज इट इज़ फाउंड इन एंटार्क्टिका रीजन। इट स्विम्स विद इट्स फ्लिपर लाइक विंग्स एंड यूजेस इट वेब फिट एज रडर। द लार्जेस्ट अमंग देम एम्परर पिजन एंड द स्मॉलेस्ट वन इज लिटिल ब्लू पेंगुइन। तो ये पेंगुइन होते हैं जिसमें जो लार्जेस्ट होता है सब बड़ा होता है उसको बोलते हैं एम्परर, और जो स्मॉलेस्ट होता है उसको लिटिल ब्लू पेंगुइन के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट, पेंगुइन भी फ्लाइटलेस बर्ड की कैटेगरी में आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दिस इज द बर्ड फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू जेनेवा। ऑस्ट्रेलिया और न्यू जेनेवा में पाया जाता है, और इट इज ऑल्सो इन बिग साइज। द फीमेल ऑफ द स्पाइसीज इज बिगर दैन द मेल। जो फीमेल होते हैं इनके वो मेल से ज़्यादा बड़े होते हैं। ब्राइटली कलर्ड टू, और कलर भी उनका ज़्यादा ब्राइट होता है। इट हैज़ पावरफुल लेग्स टू रन फास्ट। ए हेलमेट लाइक क्रिस्ट इज़ फाउंड ऑन इट्स हेड। जो हेलमेट की तरह इसकी क्रिस्ट माथे पर एक ताज सा होता है। ओके, तो आंसर इज काशोवरे। तो ये काशोवरे जो बर्ड है ये फ्लाइटलेट बर्ड की कैटेगरी में आता है। आपसे क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है एग्जाम में कि राइट द नेम ऑफ 5 फ्लाइटलेस बर्ड। ओके, नेक्स्ट वन इज
It is the national bird of New Zealand. Its fur-like feathers hid the tiny wings. Its nostrils on the tip of its long beak. It can swift out worms that are in the soil. It is shy and natural. It has highly developed sense of smell. तो स्टूडेंट ये आपके बर्ड्स हैं, इसका नाम है कीवी। ये नेशनल बर्ड है न्यूजीलैंड का, और जो इसके टीनी विंग्स होते हैं वो इसको फर लाइक फीदरिंग करने में हेल्प करते हैं, और जो ये हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल मीन्स इसको सुगंध बहुत ही जल्दी आती है किसी भी चीज़ की। ओके, तो स्टूडेंट ये फ्लाइटलेस बर्ड के नेम आपको लर्न करने हैं। नाउ आई टेल यू सम करंट अफेयर्स रिलेटेड टू लास्ट 6 months. Okay, in previous video I discussed with you some 20 questions of current affairs. In today's session I teach you 21 to 25. Which state government had provided industrial status to sports? कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है स्पोर्ट्स के लिए? मिजोरम। नेक्स्ट वन इज कालापानी लिप लेक टेरिटोरियल डिस्प्यूट वाज इन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो आंसर इज नेपाल और इंडिया के बीच में है ये डिस्प्यूट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पब्लिश बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020? तो कौन सी रैंक थी इंडिया की? 74th रैंक। Which is the worst affected state in India regarding coronavirus cases? तो आंसर इज महाराष्ट्र। स्टूडेंट, today's time one disease that is widely spread and that is very dangerous for everyone, that is coronavirus. Our most affected means सबसे ज़्यादा केसेज हमारे देश में किस स्टेट में आ रहे हैं? महाराष्ट्र में। दैट इज़ द मेन इंडस्ट्रियल हब है वहाँ पे, मीन्स जो मूवी वगैरह के लिए एक तरह से बॉलीवुड हब भी वहीं पे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे हैं और सम फेमस पर्सनैलिटी आर अफेक्टेड दैट डिजीज ऑल्सो। ओके, विच कंट्री इज़ प्लानिंग टू अडॉप्ट न्यू करेंसी टोमन? तो आंसर इज ईरान। स्टूडेंट, आपको ये सभी क्वेश्चंस लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक में राइट भी करने हैं फॉर योर S7 एग्जाम्स। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।